कार्डियोफ्रेनिक एंगल। लेकिन अगर सीपी एंगल कभी नाम आए तो सीपी एंगल मेनली इसी के लिए इंडिकेटेड है, इसको होगा तो कार्डियोफ्रेनिक एंगल लिखा रहता है। तो दोनों एंगल, जो ये एंगल है और ये एंगल है, दोनों एंगल के बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी जाती है। यहां से एंगल से लाइन उठाई जाती है और इस एंगल तक एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी जाती है। एक एंगल से दूसरे एंगल तक की एक लाइन खींची जाती है और इस लाइन के बिल्कुल मिड पे, इस लाइन के बिल्कुल मिड पे बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है। परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन, एलिवेटेड लाइन, वर्टिकल लाइन। तो एक परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल बीचों बीच खींची जाती है, कुछ ऐसा, एक परपेंडिकुलर लाइन। अब हम क्या मानते हैं कि फ्लैट हम कब मानेंगे? जो ये वाली लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो ये परपेंडिकुलर की लाइन है, इसका जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। जो एलिवेशन है, जो हाइट है परपेंडिकुलर लाइन का, इसकी हाइट 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग मानते हैं कि डायाफ्राम का जो डाउन शेप है वो मेंटेन्ड है, डायाफ्राम फ्लैट नहीं है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में जो परपेंडिकुलर लाइन है ये 1.5 सेंटीमीटर से कम आने लगे तो हम लोग फ्लैट डायाफ्राम मानते हैं इसको। क्लियर? क्लियर? और जी, किसको? प्लूरा को? आप ओके, आप इसको कह रहे हैं, ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन लंग्स का नहीं है, ये लंग्स की लाइन नहीं है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये आपका लंग हो गया। अब इस लंग्स के ये आपका लंग हो गया और ये हो गया सीपी एंगल। अब जब डायाफ्राम बनता है तो डायाफ्राम ऐसे बनता है। तो ये जो नीचे का बॉर्डर है लंग्स का, ये आपको नहीं दिखेगा, आप इसी से कंफ्यूज हैं, ये आपको नहीं दिखेगा। और ये हो गया आपका डायाफ्राम। लेकिन सीपी एंगल आपको दिखेगा और ये एंगल भी आपको दिखेगा, कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी दिखेगा और कॉस्टोफ्रेनिक एंगल भी दिखेगा, दोनों दिखेगा। आपको दिख क्या नहीं रहा है? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंग उसके पीछे है, लेकिन उससे हमें मतलब ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक इस एंगल से लेकर इस एंगल तक अपनी खुद की लाइन बना रहे हैं, हमें लंग से मतलब ही नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल पे एक लाइन जोड़ देना है बस। और फिर हमें क्या करना है, बिल्कुल बीच पोर्शन से एक परपेंडिकुलर लाइन खड़ी कर देनी है। हमें लंग्स से मतलब नहीं है, हम अपना आर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और इस परपेंडिकुलर लाइन, जो ये परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाई है डायाफ्राम के ऊपर, अपना आर्ट किया है, इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए।
जब आप लेंथ देखते हैं इस परपेंडिकुलर लाइन की तो ये 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तब हम लोग मानते हैं कि जो डॉम है राइट साइड का वो मेंटेन्ड है, जो एलिवेशन है वो मेंटेन्ड है। अगर ये लाइन 1.5 सेंटीमीटर से छोटी हमें मिलने लगे कि हमारी लाइन सिर्फ यहीं तक आई है, तो हम लोग इसको मानते हैं कि ये डायाफ्राम का जो डोम शेप वो मेंटेन नहीं है, वो कम होता चला गया और ये सप्रेस है। और जब डोम शेप होगा तो ये जो लंग है वो इसको प्रेस कर देगा। लंग्स ऐसे होता है, लंग्स स्ट्रेट नहीं होता है, तो जो ये लंग्स है ये इसको सप्रेस कर देगा। ये जो लाइन है लंग की लाइन नहीं है, ये डायाफ्राम पे हम लोगों ने ये समझ सकते हो कि डायाफ्राम पे हम लोगों ने टैटू बनाया है। क्लियर? या भी कंफ्यूजन है? नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं है। तुम्हारी आवाज से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि क्लियर है। ओके, थैंक यू। एक्चुअली आप बिल्कुल ना सोचें कि डायाफ्राम के पीछे लंग्स होता है। आप जो ये फिगर है इसको बिल्कुल क्लियर समझे। ये जो इंफीरियर बॉर्डर है ये अटैच्ड है, ये प्लूरा से अटैच्ड है, ये प्लूरा से अटैच्ड है। अब ये जो लाइन हम लोग बना रहे हैं ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये हम डायाफ्राम पे टैटू बना रहे हैं डायाफ्राम को नापने के लिए। अब अगर लंग्स बढ़ेगा, लंग का साइज बढ़ेगा तो ये वाला बॉर्डर नीचे जाएगा और डायाफ्राम का जो डोम शेप है वो इस लाइन को सप्रेस कर देगा, नीचे कर देगा, तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। तो हम लोग मानते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर से कम हो गया तो डायाफ्राम फ्लैटनिंग में जा रहा है। क्लियर? डायाफ्राम फ्लैटनिंग किस ये समझ में आया? डायाफ्राम फ्लैटनिंग तो ये कब कब हो सकता है डायाफ्राम फ्लैटनिंग? जब लंग का साइज बढ़ जाए। और ये किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है? सबसे पहली बीमारी बताओ जिसको तुम लोग जानते हो बहुत अच्छे से, COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, और हाइड्रोथोरैक्स, और न्यूमोथोरैक्स, और ऐसे कोई भी कॉज जिनकी वजह से लंग्स में कुछ भरे, पानी भरे, एयर भरे, जिसकी वजह से लंग्स का साइज बड़ा हो तो डायाफ्राम सप्रेस हो जाएगा। फिर बात करते हैं टेंटिंग ऑफ डायाफ्राम। हम लोगों ने टेंटिंग ऑफ डायाफ्राम पे वैसे डिस्कशन किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको शब्दों में बता दूं टेंटिंग ऑफ डायाफ्राम। जो तीसरा है हम लोगों का पॉइंट है वो है टेंटिंग ऑफ डायाफ्राम। टेंटिंग ऑफ डायाफ्राम, टेंटिंग ऑफ डायाफ्राम बहुत सारे एक्सरेज में क्या होता है आप देखोगे। नॉर्मली तो हम जानते हैं कि ये एलिवेशन होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे एक्सरे में आप देखोगे कि ये जैसे टेंट ऐसे उठा रहेगा। टेंट क्या है? ये टेंटिंग है, टेंट जैसा उठा हो, जैसे कैंप के टेंट्स उठे होते हैं। तो कुछ ऐसा साइज का एलिवेशन हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कोई कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में जहां लगता हो कि टेंटिंग ऑफ डायाफ्राम होना चाहिए? इसको टेंटिंग ऑफ डायाफ्राम, इसके 2-3 नाम हैं, कुछ 2-3 नाम हैं। तुम लोग बुक में देखो, कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या है।
इसको एक और नाम है इसका जक्स्टाफ्रेनिक पीक साइन। इतने बड़े बड़े नाम देने की जरूरत क्या थी। जक्स्टाफ्रेनिक पीक, इतने बड़े नाम हम लोग टेंटिंग ऑफ डायफ्राम याद नहीं कर सकते। जक्स्टाफ्रेनिक पीक साइन। और एज ऑलवेज जो खोजता है वो अपने नाम पे भी रख लेता है। तो जिसने सबसे पहले इसको नोटिस किया उसने अपने सरनेम पे भी रख दिया कैटन्स साइन। उनका सरनेम था कैटन, कैटन्स साइन। तो इसके 3 नाम हैं, लेकिन हम लोग, मुझे जो सबसे आसान लगता है वो मेरा टेंटिंग और डायफ्राम है। बाकी आप लोग अगर जक्स्टाफ्रेनिक पीक साइन में याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वैसे ये सब नाम है। हम लोग बात करते हैं टेंटिंग ऑफ डायफ्राम। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको लगते हैं जहां टेंटिंग ऑफ डायफ्राम हो सकता है? जो बता देगा 5 रुपए कैश उसका इनाम मेरे पास यहाँ रखा है, आके ले जाए लखनऊ। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टेंटिंग ऑफ डायफ्राम? कोई बात नहीं। टेंटिंग मैंने बताया तो टेंटिंग, जैसे टेंट देखते हो जो मेले में लगे होते हैं या आप कहीं कैंप जाते हो तो लोग टेंट लगाते हैं। तो वो जो टेंट है उसका शेप कुछ ऐसा हो, वो जो ओके हियर इज एन ट्यूमर। अब ट्यूमर का क्या कॉन्सेप्ट है कि ट्यूमर से टेंट हो जाए? ओके, स्टमक गोज इनटू थोरेसिक कैविटी। तो स्टमक अगर थोरेसिक कैविटी में चला जाए तो ऐसा शेप, ये टेंट शेप क्यों बनना चाहिए? ये तो ऐसे भी हो जाना चाहिए। हाँ, द पॉइंट इज फाइब्रोसिस। भले ही तुक्का है लेकिन सही है। द पॉइंट इज फाइब्रोसिस। कैसे? आई एम टेलिंग यू। होता क्या है कि ये जो आपका लंग्स है इसमें बहुत सारे एल्वियोलाइज हैं, और ये लोब में बटा हुआ है। अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, लेफ्ट साइडेड। सॉरी, this is not applied. Here is only अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। होता क्या है कि जब फाइब्रोसिस होता है या लंग कोलैप्स हो, लंग का साइज छोटा हो जाए, लंग कोलैप्स हो, और स्पेशली अगर पूरा लंग कोलैप्स ना हो, सिर्फ अपर या मिडिल लंग कोलैप्स हो स्पेशली, तो होता क्या है कि जब अपर लोब कोलैप्स होता है तो अपर लोब का कोलैप्स होने का मतलब क्या है कि यहाँ के एल्वियोलाई श्रिंक हो जाएं, यहाँ के एल्वियोलाई छोटे हो। तो जब ये छोटा होता है, यहाँ के एल्वियोलाई छोटे होते हैं, तो नीचे वाले एल्वियोलाइज को ऊपर साइड खींचा जाता है। अब ये जो ये लंग क्या है, ये खुद अपने आप में टेंट बन रहा है। यहाँ ये अपने आप में टेंट बन रहा है। यहाँ का स्ट्रक्चर ही टेंटिंग है, ये स्ट्रक्चर टेंटिंग है। अब अगर यहाँ अपर लोब कोलैप्स में जा रहा है, अपर लोब कोलैप्स में है, तो कोलैप्स मतलब एल्वियोलाई छोटा हो जाना। तो ये जो यहाँ का अपर लोब छोटा होना शुरू होता है,
तो ये धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है और इसकी श्रिंकिंग की वजह से अब ये अगर यहाँ का लंग छोटा हो तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा, और मेरे थंब को देखो ये ऊपर साइड जाएगा अगर छोटा होगा, और यहाँ की फिंगर भी, तो ये छोटा हो रहा है। अब अगर ये छोटा हो रहा है तो नीचे वाला जो बॉर्डर है इसको ऊपर एलिवेट कर रहा है। अब नीचे वाला बॉर्डर अगर अपने आप को एलिवेट कर रहा है तो इसका जो एलिवेशन पॉइंट है, एक्चुअली ये टेंटिंग है तो इसका जो एलिवेशन पॉइंट है वो भी एलिवेट होता है, ये भी एलिवेट होता है, ये सिंगल एलिवेशन होता है। और फिर इसकी वजह से जो नीचे के एल्वियोलाइज हैं, यहाँ कोलेप्स जितना बढ़ता चला जाएगा, श्रिंकिंग जितनी बढ़ती चली जाएगी, ये नीचे के एल्वियोलाइज भी ऊपर खींचे जाएंगे, ऊपर खींचते चले जाते हैं श्रिंकिंग की वजह से। भले ही ये नॉर्मल है बीच वाले, लेकिन ऊपर सिकुड़ता जा रहा है, कुछ श्रिंक होता चला जा रहा है, तो ये वाला बीच वाला भी ऊपर खींचता चला जाता है, और उसके बाद ट्रांसफर नीचे हो जाता है लोअर लोब पे, सेम प्रेशर, ये भी श्रिंकिंग होना शुरू हो जाता है। तो है ये सेंटर में, यहाँ से अगर आप लाइन खींचोगे तो ये लगभग सेंटर में पड़ जाता है। तो ये लंग्स का सेंटर श्रिंक करना शुरू करता है, तो जो फोर्स है ऊपर खींचने का, वो फोर्स कुछ ऐसा जनरेट होता है। कुछ ऐसा, अगर इधर और साफ देखो तो कुछ ऐसा, मतलब कॉर्नर पे उतना प्रेशर नहीं है जितना मिडिल पे है। समझ में नहीं आ रहा? ओके ओके ओके, हियर इज एन क्लियर नाउ, and here is your diaphragm attached with pleura. इस लंग्स में दो लोब, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंटिंग ऑफ डायफ्राम। अब पहली बात आप कोलैप्स समझते हैं, कोलैप्स क्या है, लंग कोलैप्स क्या है? अगर लंग्स कोलैप्स क्लियर है तो हम लोग आगे जाएं। लंग कोलैप्स मतलब लंग्स के एल्वियोला का रेजिडुअल वॉल्यूम तक निकल जाना, क्या है? लंग कोलैप्स। और रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब 1.5 लीटर जो एयर वॉल्यूम है वो हमेशा लंग में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो निकल गया तो एल्वियोलाई आपस में चिपक जाएंगे, एल्वियोलर वॉल चिपक जाते हैं और एल्वियोला बहुत छोटी हो जाएगी। और अगर सारे एल्वियोला छोटे होने लग गए तो ऑब्वियसली लंग धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं लंग्स बना रहा हूँ और ये एल्वियोला है, इसमें ये सारे एल्वियोलाज हैं, ये सारे एल्वियोलाज हैं। भले ही नीचे भी एल्वियोलाज है, यहाँ भी एल्वियोलाज है, पूरा लंग एल्वियोला से बना है। The whole lung is made by alveolus. कॉन्सेप्ट ये है कि जो टेंटिंग ऑफ डायफ्राम है ये मेनली मिलता है अपर लोब कोलैप्स में या कभी कभी मिडिल लोब कोलैप्स में। लोअर लोब कोलैप्स में टेंटिंग ऑफ डायफ्राम नहीं मिलता है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टेंटिंग ऑफ डायफ्राम। और मैं ये कह रहा हूँ, अब आप सोचिए कि टेंट यहाँ बन रहा है, डायफ्राम की टेंटिंग यहाँ हो रही है, डायफ्राम की टेंटिंग कहाँ हो रही है? लोअर लोब पे, जो लोअर लोब से अटैच है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बताया जाता है कि अपर लोब के कोलैप्स पे टेंटिंग होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो अपर लोब है इसके एल्वियोलाइज हैं, और ये होता है कि अगर ये कोलैप्स हो जाए तो ये एल्वियोलाइज का साइज छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा?
वॉइस ऑफ कर लो, मेरी वॉइस वापस आ रही है, रिटर्न हो रही है। जब मैं पूछूं तभी ऑन करो। अगर लंग कोलैप्स हो जाए अपर लोब का, अपर लोब कोलैप्स हो तो क्या होगा? अपर लोब छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? अपर लोब छोटा हो जाएगा, और अपर लोब धीरे धीरे अगर छोटा होना शुरू कर दे, अपर लोब का डायमीटर क्या है? ये। अब अगर अपर लोब छोटा होना शुरू कर दे तो धीरे धीरे फिंगर जैसे मेरी ऊपर जा रही है, ऐसे लंग छोटा होगा। जैसे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, और अगर लंग छोटा होगा अपर लोब तो ये श्रिंक होगा। तो अगर लंग यहां तक श्रिंक हुआ, यहां तक श्रिंक हो गया, तो जो ये बॉर्डर है, अगर ये लंग यहां तक श्रिंक हुआ तो ये ऊपर से भी श्रिंक हो रहा है और नीचे से भी श्रिंक हो रहा है, नीचे से भी श्रिंक हो रहा है। अब नीचे से जब श्रिंक हो रहा है तो ये ऑब्वियसली नीचे वाले बॉर्डर को ऊपर खींच रहा है, नीचे वाले बॉर्डर को ऊपर खींचेगा क्योंकि श्रिंक हो रहा है। अब ये नीचे वाला बॉर्डर अगर ऊपर जाएगा तो जो ये एल्वियोलाज नॉर्मल है ये भी ऊपर की तरफ उठेंगे, अगर बॉर्डर ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ नॉर्मल एल्वियोलाई भी ऊपर प्रेस होंगे, ऊपर की तरफ एलिवेट करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं नॉर्मली कि ये जो एलिवेशन पॉइंट है ये डायाफ्राम के ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसके टेंटिंग स्ट्रक्चर, ये टेंटिंग स्ट्रक्चर है इसका, सॉरी ये लंग्स का ही टेंटिंग स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का सेंटर पड़ जाता है मिडिल में। तो जब ये ऊपर की तरफ कोलैप्स होते हैं और ऊपर कोलैप्स होने की वजह से श्रिंक होते हैं और ये नॉर्मल एल्वियोलाइज को ऊपर खींचते हैं, तो इसका जो फोर्स है ऊपर खींचने का, वो फोर्स जो जनरेट होता है वो